नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और साथियों, आप सभी के लिए जो 25 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पहली शिफ्ट में, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है उनका पूरा का पूरा एनालिसिस लेके आए हैं कि इसके अंदर आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर का कैसा लेवल रहा था, वो आप इनको देख के अनुमान लगा सकते हैं। साथ में ही आप अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो ये देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो वो आपको इस पूरी की पूरी क्लास में पता लगने वाला है। तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा। दूसरा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद आने वाली जो क्लासेज है उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपके किस टाइप के क्वेश्चन आज की जो शिफ्ट थी उसके अंदर पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो इस एग्ज़ाम के अंदर पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि औसत मान, यानी कि औसत मान जो है का फॉर्मूला पूछा था, का औसत मान का सूत्र जो है वो आपका क्या होगा। तो औसत मान के लिए आपको अगर ऑप्शन में मिला है 0.637 इंटू में जो है पीक वैल्यू, तो ये ऑप्शन अगर आपको ऑप्शन में मिला है तो आपका जो आंसर है वो आपका ये करना था। अगर ये नहीं मिला है तो उस स्थिति में आपको जो है क्या करना था, RMS वैल्यू बटे में जो है आपको क्या करना था, फॉर्म फैक्टर। तो ये आपको अगर ऑप्शन में मिला हुआ था तो ये आपको आंसर करना था। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन के अंदर जो है क्या मिला था, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि DC मोटर जो है, यानी कि DC मोटर की DOR यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की जो दिशा है वो अपने किस नियम से ज्ञात करते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा। यहाँ पर जो है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम होता है वो अपने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी कि मोटर में घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। और फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम होता है वो जनरेटर में आपका जो प्रेरित EMF होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पूछा था तो आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको ऑप्शन में मिला होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया था कि सबसे सस्ती वायरिंग, यानी कि सबसे सस्ती वायरिंग, यानी कि आपको ऑप्शन मिला होगा सबसे सस्ती वायरिंग कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन में अगर आपको मिला है क्लीट वायरिंग, यानी कि क्लीट वायरिंग अगर आपको ऑप्शन में मिला है तो वो आपका आंसर सही रहा होगा। इसके बाद में जो है वो आपकी केसिंग कैपिंग वायरिंग आ जाएगी। इसके बाद में जो है आपका कंड्यूट पाइप वायरिंग आ जाएगी, यानी कि ये सबसे सस्ती है। इसके बाद में केसिंग कैपिंग है। इसके बाद में PVC के जो कंड्यूट पाइप जो आप अंदर जो फिटिंग करते हैं दीवार के, वो आ जाती है। तो सबसे सस्ती कौन सी आ जाएगी, दीवार के बाहर गिट्टियों से आप जो लगाते हैं वो आपकी क्लीट वायरिंग या जिसको अस्थायी वायरिंग कहते हैं वो आ जाएगी। उसके बाद में पूछा था कि ऊर्जा मीटर का स्थिरांक जो है क्या होता है, ऊर्जा मीटर का स्थिरांक पूछा था। तो यहां पर आपका होता है चक्कर प्रति kWh, चक्कर प्रति kWh जो है आपका ऊर्जा मीटर का स्थिरांक होता है। आपको जो है ऑप्शन में यही मिले थे क्या, ये जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे जो है क्वेश्चन भेजते हैं उनको 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन याद रहते नहीं है। तो असल में आंसर जो है वो आपको ऑप्शन जो है उसके अंदर ये मिला था क्या, उस चीज़ को आपको क्रॉस चेक करना है बस। अब देखिए, इसके बाद में पूछा गया था कि ACB का कार्य क्या है, ACB का कार्य क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि ACB का क्या काम है। तो ACB जो होता है उसका जो काम होता है वो आपका स्विचिंग के अंदर यूज करते हैं, यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं ये एक तरीके का क्या सर्किट ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर, यानी कि परिपथ जो होते हैं उनको मेक ब्रेक करने का काम आपका ACB करता है, ऑन ऑफ करने का काम आपका एक तरीके से करता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि असल में चालक का गुण नहीं है, चालक का गुण नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि चालक का गुण नहीं है, ऐसा कौन सा गुण नहीं है चालक का, ऐसा पूछा गया। तो चालक जो होता है उसके अंदर कभी भी आपका उच्च प्रतिरोध नहीं होता भाई, उच्च प्रतिरोध नहीं होता है।
अब आपको देखना पड़ेगा कि चालक का गुण नहीं है ऐसा ऑप्शन मिला है, तो आपको ऑप्शन में क्या मिला है, चालक के गुण कौन कौन से दिए हुए हैं, उसमें से जो चालक का गुण नहीं होगा उसको आपको सही करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है। अब इसके बाद में अगर अपने बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास अगर जो है करंट है और रेजिस्टेंस है, यानी कि करंट है रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज का मान आप क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो असल में बहुत ईजी क्वेश्चन है, V बराबर में IR। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको जो है एक जो है डेसिमल संख्या दी गई और डेसिमल संख्या देने के बाद आपको ये बोला गया कि असल में बाइनरी संख्या के अंदर कन्वर्ट कीजिए, यानी कि डेसिमल संख्या देके और आपसे पूछा गया कि बाइनरी संख्या के अंदर कन्वर्ट कीजिए। तो वो डेसिमल संख्या क्या थी, तो वो थी आपकी 74 आपकी एक डेसिमल संख्या थी, जिसको बोला गया किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी संख्या में, बाइनरी संख्या में आपको बदलना था। तो इसके लिए सिंपल सा काम आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लिखना है 74, इसमें 2 का भाग लगाते हुए जाना है और जो भी आपका शेषफल बचेगा उसको अलग से लिख लेना है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है और अगर आप ये करना चाहते हैं पूरा का पूरा डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, जो है आपका बाइनरी से जो है ऑक्टल, ऑक्टल से जो है बाइनरी, या फिर बाइनरी से जो है हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी, तो ये आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए क्लासेस लेके ज़रूर आऊँगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर ये करवाया जाता है। अब देखिए, जब 2 का भाग लगाएंगे तो कितने पे जाएगा, तो यहाँ पर ये जाएगा आपका 37, यानी कि 36 दूने 72 और 72 के आगे 37 दूने आपके क्या हो जाएंगे, 34। तो यहाँ पर आपका शेषफल कितना बचा, 0 बचा। अब देखिए इसके बाद फिर से 2 पे भाग जाएगा, यहाँ पर आपका 2 18 दूनी 36 और यहाँ पर आपका शेषफल कितना बचा, 1 बचा। 2 का भाग जाएगा, यहाँ पर आपका 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो शेषफल कितना बचा, 0। 2 का भाग लगाया 9 में, तो यहाँ पर आपका कितना आया, 4 और यहाँ पर आपका शेषफल कितना बचा, 1 बचा। 2 का भाग लगाया, यहाँ पर कितना आया, 2 और शेषफल कितना बचा, 0 बचा। 2 का भाग लगाया, यहाँ पर क्या आया, 1 और यहाँ पर आपका शेषफल कितना बचा, ये बचा। अब देखिए आपको इस तरीके से जो है इस क्रम में आपको लिखना है कि आपको पहले 1, फिर आपका 0 0, फिर 1, फिर आपका यहाँ पर जो है 1, उसके बाद 0 1 0। इस तरीके से ये जो संख्या है ये आपकी एक तरीके की क्या है, बाइनरी संख्या है। तो इसका जो 74 का जो है वो आप देखिए ये ऑप्शन आपको मिला होगा, या फिर आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, या ये आपको 74 आपको आंसर के अंदर मिला था। अब वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी थी और ये बहुत ईजी तरीके से आपको करवाने वाला हूँ, आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि असल में स्लिप जो है उसका मान 0.02 है। स्लिप का मान कितना है भाई, 0.02 है और असल में फ्रिक्वेंसी का जो मान है वो आपका 50 हर्ट्ज है। फ्रिक्वेंसी का मान कितना है, 50 हर्ट्ज है। तो उस स्थिति में आप लोग जो रोटर फ्रिक्वेंसी है उसका मान ज्ञात कीजिए। तो रोटर फ्रिक्वेंसी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्लिप इनटू में जो आपका स्टेटर फ्रिक्वेंसी होती है या सप्लाई फ्रिक्वेंसी जिसको बोलते हैं वो होती है। अब यहाँ पर स्लिप का मान कितना दे रखा है, 0.02 इंटू में फ्रिक्वेंसी का मान कितना दे रखा है, 50। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उम्मीद करूंगा आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध है, यानी कि 3 ओम के कितने प्रतिरोध है भाई साहब, 3 ओम के 3 प्रतिरोध है। तो 3 ओम के जो 3 प्रतिरोध है वो आपके किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपको RT का मान जो है वो आपको ज्ञात करना था, RT का मान ज्ञात करना था। तो RT के लिए क्या हो जाता है, R इंटू में क्या होता है, N होता है, यानी कि R इंटू में N। तो R की वैल्यू कितनी है, 3 और इंटू में N कितनी है, यानी कि नंबर्स ऑफ जो है सेल कितने हैं, ये कितने हैं प्रतिरोध, 3। तो 3 इंटू 3 कितना, 9 ओम यहाँ पर
टोटल RT का मान हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था कि सिंक्रोनस मोटर की, आपको क्वेश्चन पूछा गया कि सिंक्रोनस मोटर की DOR जो है बदलनी है तो क्या करें। सिंक्रोनस मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा बदलनी है, तो घूमने की दिशा बदलने के लिए क्या करें, तो घूमने की दिशा बदलने के लिए दो फेज आपस में बदल दे भाई, यानी कि दो फेज आपस में बदल देंगे तो उस स्थिति में आपकी ये जो मोटर होगी इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया था कि असल में सिंक्रोनस मोटर की घूमने की दिशा कैसे बदलें। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हीट स्टोन ब्रिज का घटक नहीं है, व्हीट स्टोन ब्रिज का घटक नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। और स्टूडेंट ने बताया कि इसके जो है ऑप्शन में आपका कैपेसिटर जो है वो आपको दिया हुआ था, तो कैपेसिटर जो है वो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का घटक जो है वो आपका साथियों नहीं होता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि असल में कैपेसिटर ऑप्शन में था क्या। अब देखिए इसके बाद में आपको क्वेश्चन दिया गया कि असल में जो वोल्टेज का मान है वो आपका 110 वोल्ट है, और अगर मैं बात करूं करंट का जो मान है वो आपका 20 एम्पियर है। तो आप जो है पावर की कैलकुलेशन कीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पावर की कैलकुलेशन करने के लिए कुछ नहीं है, VI का फॉर्मूला आपको लगाना है, P बराबर VI, यानी कि 110 इंटू में 20 करेंगे, 110 इंटू में 20 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2200 वाट। और 2200 वाट आपका ऑप्शन में था क्या, ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करूंगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। अब देखिए इसके बाद में जो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि असल में लेड एसिड सेल जो होता है, यानी कि जो लेड एसिड सेल है उस लेड एसिड सेल में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो कौन सा होता है। यानी कि लेड एसिड सेल में आपका इलेक्ट्रोलाइट पूछा गया, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो इजी है, अगर आपने नहीं पढ़ रखे हैं तो आपके लिए बहुत हार्ड पेपर रहा होगा। तो आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप पढ़ने के लिए तैयार होइए, हम आपको बेहतर तैयारी करवाते रहेंगे। अब देखिए इसके अंदर आपसे पूछा गया कि असल में जो लेड एसिड सेल है, यानी कि लेड एसिड जो सेल है उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पूछा गया कि कौन सा होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आपका तनुगंधक का अम्ल होता है, H2SO4 भरा होता है भाई। तनुगंधक का अम्ल आपका भरा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं। अब आप देखिए कि आपको हिंदी में ऑप्शन तनुगंधक का अम्ल ऑप्शन में मिला, सल्फ्यूरिक एसिड मिला या फिर H2SO4 मिला, वो नीचे ऑप्शन के अंदर है। आप जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ऑप्शन में क्या मिला था। इसके बाद में पूछा गया कि लेकलांची जो सेल है, लेकलांची सेल की ईएमएफ जो है वो आपकी कितनी होती है, वोल्टेज का मान पूछा। तो लेकलांची सेल की वोल्टेज का मान 1.5 वोल्ट आपको अगर ऑप्शन में मिला तो 1.5 वोल्ट आप कर सकते थे। आप नीचे कमेंट करके बताना, इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाती है इसकी सेल की वोल्टेज का मान, लेकिन 1.5 वोल्ट अगर आपको ऑप्शन में मिला है तो आप कर सकते हो। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि समांतर में प्रतिरोध जुड़े भाई, समांतर में क्या जुड़े हुए हैं, प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे जोड़ के देख लो भाई, ये एक आपका एक पहला प्रतिरोध है, ये आपका एक दूसरा प्रतिरोध है और ये आपका एक तीसरा प्रतिरोध है। ये तीन प्रतिरोध आपने R1 R2 और R3 ये तीन समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं। तो इसने पूछा है कि अगर समांतर क्रम में तीन प्रतिरोध जोड़ रखे हैं और एक प्रतिरोध ओपन हो जाए तो क्या होगा। तो एक प्रतिरोध अगर ओपन हो जाए तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो परिपथ के अंदर जो प्रतिरोध का मान होगा यानी कि RT का मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई। RT का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आपको इसके अंदर प्रतिरोध का मान पूछा था, या फिर यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो करंट आपकी कम हो जाएगी।
आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन के अंदर आपको क्या मिला था, करंट जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर आपका पूछा था कि बाकी जो प्रतिरोध है उन पर क्या असर होगा, तो बाकी प्रतिरोध जो रहेंगे वो सेम तरीके से काम करते रहेंगे, उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपको ये देखना है कि असल में उसके अंदर ऑप्शन आपको क्या दिया गया था। उम्मीद करूंगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप की लैंग्वेज रही थी। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया कि कलर कोड यानी कि प्रतिरोध, कलर कोड, प्रतिरोध की जो कलर कोड वाली जो सारणी है उसमें अंक जो 3 है वो आपका किसको दिखाता है, आपको अंक 2 किसको दिखाता है। ये क्वेश्चन जो है वो पीछे जो है एक शिफ्ट के अंदर पूछा जा चुका था और यहां पर आपका अंक 3 पूछा गया। तो यहां पर आपको अगर वो सारणी याद है बी बी रो ए, तो यहां पर देखिए 0 1 2 3, इसका मतलब है कि जो 3 अंक है वो किसको दिखाता है, तो ऑरेंज रंग को दिखाता है, ऑरेंज कलर को दिखाता है। तो इसमें कोई समस्या किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करूंगा कि ये भी आपको समझ में आ गया है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर जो लैंप होता है उसका प्रकाश कैसा होता है, यानी कि लाइट जो है वो आपको प्रकाश कैसा उत्पन्न करके देगा, तो वो आपको पीले रंग के अंदर प्रकाश देता है, यानी कि पीले कलर का प्रकाश आपको पैदा करके देने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कि ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी पूछा गया था। अगर आपको इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति चैप्टर अगर आपको आता है तो ये आपको आ रहा होगा। इसके बाद में पूछा गया कि घरों में कौन सी केबल या वायरिंग उपयोग करते हैं, तो घरों में कौन सी वायर उपयोग करते हैं, तो पीवीसी वायर अपने उपयोग करते हैं। भाई घरों में कौन सी वायर यूज करते हैं, अपने पीवीसी की वायर अपने उपयोग करते हैं। अब देखिए इसके बाद में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे गए, एक आधा जो मोटर वगैरह है उसका क्वेश्चन भी पूछा गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रतिरोध के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो आपके रिपीट हो रहे हैं। काफी जो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं, पीछे के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि असल में मोटर में कौन सी हानि करंट जो है वो आपका कोर में होती है, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि मोटर में कौन सी हानि कोर में होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि मोटर में कौन सी हानि ऐसी है जो कोर में होती है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंपल सी बात है, कोर लॉस अपने किसको बोलते हैं, तो जो आपका आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस जो होता है यानी कि जिसको अपने बोल देते हैं लोहा हानि जो होती है, लोहा हानि जो होती है वो आपकी किस में होती है दोस्तों, कोर में होती है। और उम्मीद करूंगा कि आपने भी लोहा हानि किया होगा। अगर आपको लोहा हानि ऑप्शन में नहीं मिला है तो उस स्थिति में आपको एडी करंट और हिस्टेरिसिस हानि बोला होगा, या फिर आपको एडी करंट बोला होगा। तो आपको एडी करंट अगर अकेला मिला है तो एडी करंट और हिस्टेरिसिस मिला तो एडी करंट और हिस्टेरिसिस दोनों। अगर आपको आयरन लॉस या लोहा हानि मिला है तो आयरन लॉस या फिर लोहा हानि। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन के अंदर कौन सा आपको दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिया गया कि 300 हेनरी यानी कि 300 हेनरी की एक कॉइल है, 400 हेनरी की एक कॉइल है और असल में 500 हेनरी की एक कॉइल है। असल में ये जो कॉइल है किस में जुड़ी हुई है, तो आपकी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है भाई, यानी कि किस में जुड़ी हुई है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है कि आपकी 3 कॉइल है। इस तरीके से 3 कॉइल आपकी किस में जुड़ी हुई है, श्रेणी क्रम में L1 L2 और L3 तीनों जो है आपकी 300 400 500 हेनरी की है। तो इस स्थिति में आपको क्या निकालना है कि टोटल जो आपका इंडक्टेंस है LT का मान निकालना है। तो LT का मान निकालने के लिए आपको सिंपल सी बात है L1 प्लस L2 प्लस L3 इस तरीके से ही गणना करनी होती है, इस तरीके से ही कैलकुलेशन करनी होती है। तो LT का मान कितना हो जाएगा, तीनों को जब जोड़ोगे 300 400 और 500 को तो आपका आंसर आ जाएगा 1200 हेनरी। तो 1200 हेनरी इसका रहेगा राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आपका सही हुआ होगा। इसके बाद में आपसे ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है,
ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि किस पर लागू नहीं होता, तो ये आपका जो अरैखिक परिपथ होते हैं, अरैखिक जो परिपथ होते हैं उन पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछे गए। इसके अंदर एक स्टूडेंट ने भेजा था कि ओम का नियम जो है वो आपका ये पूछा गया कि असल में अचालकों पर क्यों नहीं लागू होता, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। इससे जो है आपके पेपर में जो है आप सही जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ऑप्शन के अंदर जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था उसकी, अगर यहाँ से अगर कोई आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का ऑप्शन आपको ऑप्शन में नहीं मिला था तो वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ताकि बाकी जो स्टूडेंट है जो बाद में आके इसको पढ़ने वाले हैं तो वो इस जो है क्वेश्चन को आपको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो बाकी उम्मीद करूंगा कि ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके सही होंगे। मेरी तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट विशेष है। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा कि आपका जो 25 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट के अंदर कौन से क्वेश्चन पेपर जो है वो आया था, उसके अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। उम्मीद करूंगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अगर कोई डाउट है या फिर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपका यहाँ पर चूक गया है या ऑप्शन जो था वो इनमें से कोई और ऑप्शन आपको दिया हुआ था तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिए। बाकी मिलेंगे आप सभी से एक और बेहतरीन क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।